नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। हालांकि ये तय हो गया है कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री कब और कहां शपथ लेने वाले हैं। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर 2024 को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। इसकी जानकारी महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दी थी। उन्होंने बताया था कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए हुए आज 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सीएम को लेकर संशय बरकरार है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने सीएम पद को लेकर फैसला प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को के खेमे में डाल दिया है, उन पर छोड़ दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो फैसला करेंगे उन्हें वो मंजूर होगा। लेकिन ऐसे में बीजेपी के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी को एक तरफ अपना मुख्यमंत्री बनाना है और दूसरी तरफ शिंदे को भी मनाना है। वहीं इस बीच अजीत पवार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय कर दी है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में संभव है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले सकता है, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा के चुनाव में सीएम पद को लेकर हैरान करने वाला फैसला सुनाया था। आज हम महाराष्ट्र में सीएम को लेकर संशय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले आप एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? किसके हाथ में आएगी महाराष्ट्र के सत्ता की चाबी? क्या महायुति में सब कुछ ठीक है? क्या एकनाथ शिंदे महायुति से करेंगे किनारा? ये ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी के गले की फांस बनते जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी किसी भी हालत में एकनाथ शिंदे को नाराज नहीं करना चाहती। यही वजह है कि चुनावी नतीजों के 10 दिन बाद भी महाराष्ट्र में सीएम, सरकार और मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होने की वजह से आज होने वाली महायुति की बैठक रद्द हो गई है। अब ये बैठक 4 दिसंबर को होगी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने सीएम पद का फैसला पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खेमे में छोड़ दिया है। उनका कहना है कि मोदी और शाह का हर फैसला मुझे मंजूर होगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनता उन्हें ही सीएम बना हुआ देखना चाहती है। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि मैंने आम लोगों के लिए काम किया है, जनता का सीएम हूं और इस वजह से लोग चाहते हैं कि मैं ही सीएम बनूं। इधर बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम की रेस में आगे रखा है, लेकिन फाइनल नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे के बेटे ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो राज्य के उप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। मीटिंग रद्द होने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे दबाव की रणनीति बना रहे हैं? कहीं एकनाथ शिंदे इसी के चलते मीटिंग तो नहीं टाल रहे? लेकिन इस उठापटक के बीच अजित पवार दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अजित पवार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी कर सकते हैं। वहीं सीएम शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां जोरों पर हैं। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी सोच विचार करने के बाद ही फाइनल फैसला करेगी। इस समय बीजेपी दो नावों के बीच मझधार में है। एक तरफ अपना मुख्यमंत्री बनाना है, दूसरी तरफ शिंदे को भी मनाना है। जिस तरह से शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, तो संभव है कि शीर्ष नेतृत्व कोई चौंकाने वाला भी फैसला ले सकता है। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नतीजों के बाद सीएम तय करने के लिए समय लिया था। जो फैसला आया उसने सभी को चौंका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम, इस पर तो अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस बीच क्या फैसला लिया जाएगा देखना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ समीर बाकरे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं आकाश जाधव जी। हमारे साथ एनसीपी अजीत पवार गुट से हैं हाजी मुकलेश शेख और शिवसेना से हमारे साथ हैं गुलाब चंद दुबे जी।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं समीर बाकरे जी का। समीर जी, क्या लग रहा है कब तक तय हो जाएगा आपके यहाँ से सीएम नाम के लिए कौन सबसे आगे और अभी तक मुहर क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, हमारे पार्टी की तरफ से आज ही एक घोषणा की गई है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है रूपानी साहब और आदरणीय निर्मला जी, इनकी नियुक्ति की गई है। अब हमारी जो विधिमंडल का नेता चुनने की जो प्रक्रिया है वो ये पर्यवेक्षकों के सामने की जाएगी और वो 4 तारीख को पूरी हो जाएगी। तो 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री और भाजपा का जो नेता है विधिमंडल का वो कौन है। तो इसमें पहले से भी हम लोग ने ये प्रक्रिया हमारे हर राज्य में होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम महाराष्ट्र में कोई अलग करने जा रहे हैं। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमें 4 तारीख को पता चल जाएगा, आप लोगों को पता है, फाइनल हो चुका है? देखिए कैसा है, बीजेपी जो पार्टी है वो अनुशासन, संगठन और विचारधारा की पार्टी है। हमारे यहाँ हर चीज प्रक्रिया से चलती है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी कहीं भी घोषणा कर दे और वो मुख्यमंत्री हो जाए। तो हर चीज इसमें ध्यान में रखी जाती है। सबसे पहला जो है वो अपने प्रदेश का हित ध्यान में रखा जाता है। पूरा जो हमारा मैंडेट है उसको ध्यान में रखा जाता है। सहयोगी दल जो है महायुति के, इन सब की भावनाओं का आदर किया जाता है। तो ऐसे में जो प्रक्रिया हो रही है उसी के हिसाब से हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग यूनिलैटरल या खुद ही कुछ कर रहे हैं। हमारे महायुति के दोनों घटक दल शिंदे साहब और पवार साहब हमारे साथ पूरी तरीके से है। उन दोनों ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी है, इन दोनों पे पूरा विश्वास व्यक्त किया और उनको पूरे अधिकार दिए निर्णय लेने के। तो मुझे ऐसा कुछ भी, मतलब जो आपकी हेडलाइन भी है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक है, मैं तो ये बोलता हूँ कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है, कि ये हेडलाइन होनी चाहिए। आज ही टीएमसी ने दिल्ली में उनको बोला है कि हम नहीं पार्लियामेंट में आपके साथ रहेंगे। महाराष्ट्र में जो यूपीटी है वो भी बाहर आना चाहती है महाविकास आघाड़ी से। तो हमारे यहाँ तो सब ठीक ही है। अपोजिशन खेमे में चलिए हाजी मुकलेश शेख जी से पूछ लेते हैं। हाजी मुकलेश शेख जी, गतिरोध है क्या कोई, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आप तक, मतलब हम तक आवाज पहुंच रही है, आपकी बात रखिए अपनी। जी 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 जी, देखिए हमारे सबसे पहला तो आपके चैनल के माध्यम से सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो जनता ने मैंडेट दिया है। महायुति की सरकार बनने जा रहे हैं। अजीत दादा पवार साहब, हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल साहब और सुनील तटकरे जी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, एमपी भी है, अब दिल्ली में लगभग पहुंचेंगे। और हमारे जो मंत्री जो बनने वाले हैं 11 लोगों का, मतलब उन्होंने अभी लिस्ट में हमारे लोग का नाम डाला है। उनको लेके जो है हमारी पार्टी के प्रतिनिधि, हमारे पार्टी के लीडर बनकर जाकर वो सब चीज का अमित शाह जी या मोदी जी, जो जेपी नड्डा जी है, उनसे सारे चीजों का जो है बहरा लेके मुंबई शहर में आने वाले हैं। और 5 तारीख को शपथ विधि है और सारे जग जाहिर है मीडिया के माध्यम से। और मुंबई शहर में मैं रहता हूँ, बाजू में ही है, मेरे से 20 मिनट का रास्ता है आजाद मैदान, जो बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है। भारत देश के प्राइम मिनिस्टर और सभी बड़े बड़े जो लोग हैं, चाहने वाले, और सबका साथ सबका विकास, और विपक्ष को भी हम बुलाने वाले हैं। तो ये महायुति की सरकार बहुत अच्छे से जो लोगों ने भरोसा करके चुन के दिया, हम तालमेल हमारी सबकी एक है और हम मिलजुल कर सरकार बनाकर पूरे 5 साल चलाने वाले हैं। और इससे बेहतर जो लाडली बहन योजना अजीत दादा पवार साहब ठीक है के नेतृत्व से, शिंदे साहब और देवेंद्र जी के नेतृत्व से चला है, ऐसे कई योजना, लाडली भाव बहन, किसान योजना, सारी योजना को हम लाके बहुत ही जल्दी लोगों के भरोसे पे खरा उतरने वाले हैं। आकाश यादव जी, आपको क्या लगता है? देखिए 10 दिन हो गए, अभी भी ये नहीं पता चल पाया है कि सीएम फेस कौन होगा। और दूसरी तरफ शिंदे साहब कह रहे हैं कि देखिए जो भी फैसला होगा वो फैसला ले लिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, अमित शाह जी लेंगे। इतनी बैठकें हो चुकी है, आपको क्या लगता है? देखिए, महाराष्ट्र जैसा महत्वपूर्ण राज्य, वहां पे महायुति का जो अघोरी जनादेश मिला है इनको, कहीं ना कहीं आज भाजपा हो, शिवसेना शिंदे गुट और अपनी अजीत पवार जी की एनसीपी हो, ये तीनों पार्टी ने जब ये मान लिया है कि भाजपा का मुख्यमंत्री करने में इनको कोई एतराज नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई पोर्टफोलियो को लेकर शिंदे साहब नाराजगी इसमें रखते हो। कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी का भाग है, या तो केंद्रीय नेतृत्व को भाजपा के यहाँ का तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना। दूसरी बात ऐसी हो सकती है कि जिस तरीके का एक अघोरी मैंडेट जनादेश मिला है महाराष्ट्र के,
वो 149 सीट भाजपा लड़ी थी, 132 सीट जीती है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, समझ की अवस्था है। आज पीएम हो, चुनाव व्यवस्था हो, न खड़े हो। हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश नानाभाऊ पटोले जी वास्तविक हो, पवन खेड़ा जी, चुनाव आयोग से दरखास्त की थी, पर उनको मिलने की जो चुनाव भ्रांति हुई है महाराष्ट्र बारे में, वो अपनी पेशकश चुनाव आयोग के सामने करने वाला। या तो ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें हो रही कि चुनाव आयोग से डीसीएम से खड़े हो रहे हैं, उससे जनता का ध्यान भटकाया जाए। आज मैं आपको बता कि अचानक से मोहन भागवत जी प्रमुख आरएसएस वो बोलते हैं कि हिंदुओं की प्रचंड संख्या बढ़नी चाहिए, 2.1 करोड़ जो जनसंख्या विज्ञान है इसके अनुसार। ये आज बात करने की बात है, ये सब बात क्यों निकाली जा रही है? ये सब मुद्दे का मुद्दा हो, चुनाव का मुद्दा हो, इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को हटाया। दूसरी बात मैं आपको आज अगर केंद्रीय इनके स्वरोज रही है, विधायक दल के हमें मेरे मित्र मुखलिस बता रहे थे कि हमारे विधिमंडल के नेता चुने जाएंगे। विधायक दल का नेता जब इनके पास 132 मैंडेट है, सबके सब ये मानते हैं कि हमारा नेता ही देवेंद्र फडणवीस। सब विधायकों ने सभी महाराष्ट्र सभी ने देवेंद्र को कहा। आरएसएस संघ प्रमुख मोहन ठाकुर जी को कहना पड़ता है कि हमें देवेंद्र फडणवीस से तो कहीं ना कहीं इनके बीच में भाजपा के अंतर्गत पेच होता है। ये जो एकनाथ शिंदे के ऊपर आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई गृह मंत्रालय और ये सब विषय है। जहां तक मेरा आकलन है, एकनाथ शिंदे ने को दिया गया, उन्होंने पूरी तरह जवाबदारी से उसका निर्वहन किया। आज भी वो एकदम ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह मोदी जी और अमित शाह जी की तरफ देख रहे हैं। ये भी तो हो सकता है सर, फ्रंट में वो ऐसा कह रहे हैं और पीछे कोई और बात हो। पीयूष पंत जी, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका भी करना चाहूंगी हमारी डिबेट में। और आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? आपको क्या लगता है पेच कहां फंस रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई सरप्राइज देगी, या जैसे कि कई दफा हमने पहले भी कई केसेस में देखा है, या फिर देवेंद्र फडणवीस का नाम ही तय होगा? देखिए मोनिका, भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नाम की स्थिति में भी नहीं है। इसलिए जो है अब इतना डिले हो रहा है। दरअसल हो क्या रहा है, देखिए जो मतदान वहां कहा जा गया, सबने ये जैसा होता है जो है जब कई चोर मिलके कोई करते हैं और उसमें से हिस्सा कि आपकी लड़ाई होती है कौन कितने का, और जो सबसे बड़ा चोर होता है वो ठीक होगा, तुमको इतना ही लेना होगा। तो एक स्थिति बन रही है आपस में। है एक नाथ शिंदे जी बात कुछ कर रहे हैं तो एक्शन के लेवल तक और को का पूरा ये बताया जा रहा है, तो ये मान के चल रहे हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम पे ही चुनाव लड़ा और उन्होंने डिलीवर किया और उसकी वजह से जो ये वही फडणवीस ये जीत तो उनके द्वारा, तो ये लगातार जो है अपने सही है, उसमें कोई भी दूसरे को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तो ड्राइवर सीट में रहती है हर चुनाव में। अब देखिए इस बार बहुत ही दयनीय जनता पार्टी, और आज जो है 23 तारीख न अभी इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड 5 तारीख शपथ की है, लेकिन अभी तक आसार देखते हैं कि कौन कौन बन, यहाँ तक कि पर्ची चल जाती थी उससे, वो भी नहीं दिख रहा है। जो घटक दल है कमजोर नहीं है बहुत, चाहे शिंदे की हो चाहे अजीत पवार भी आए, तो ये तमाम चीजें है कि भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत स्थिति बन और कौन पाठ कर सकता है, यही तो प्रश्न चल रही है। कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जा है उसमें। यहाँ शाह जी भी अपने को मुझे ऐसा लगता है कि वो असहाय दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह और मोदी जी को मिलकर तो तय कर देते हैं क्या होता है क्या होता है, और बाकी जो पार्टी जो चुपचाप मान देते
लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी बात नहीं, तो वर्डिक्ट आया है या जिस तरह से मैनेज किया गया, तो तीनों की भागीदारी और तीनों एक दूसरे का राज जानते हैं, से चुनाव जीता, इसीलिए ये दिक्कतें आ रही। मुझे लगता है कि अभी भी स्थिति, अभी शाम तक आप जो डेट कर रहे हैं, अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति के। ठीक है, गुलाब चंद जी का रुख कर लेते हैं। गुलाब चंद जी, अभी अजीत पवार मिलने के लिए पहुंच रहे हैं अमित शाह से, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ डिस्कशन ऐसा होगा जो जिसमें कुछ वजन दिखाई दे? जी स्वाभाविक बात है कि इतनी बड़ी जितनी भी महाराष्ट्र, तो स्वाभाविक बात है कि विचार विमर्श करके आगे विश्वास में लेकर के आगे बढ़े। अब इसमें कोई छोटा बड़ा यूटी में जितना योगदान भारतीय जनता पार्टी के उतना योगदान हमारे शिवसेना का है, उतना योगदान, तो हम लोगों के बीच में यही तो है, के अंशों को संयोजित कर एक जो राष्ट्र महाराष्ट्र को एक आयाम दिया, यही तुम्हारा महायुति। हम महा विकास गठबंधन की तरह महायुति ये है कि हम जीत हारने के पश्चात जब राजनीतिक गलियारे में अकेले लड़े कि मुनके की एकनाथ शिंदे साहब क्या कह रहे हैं, अजय दादा क्या कर रहे हैं, शिंदे साहब ने साफ कर दिया, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित साहब निर्णय लेंगे उसे हम मानने को तैयार है। तो शेष ही नहीं रहा। 5 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ विधि कर, जिसका ताकि आप सही होगा, इसमें हमारा ब्लू हो चुका है, हमारे शीर्ष नेतृत्व तय कर चुके हैं, इसको आधार मिलना है वो सब तय हो चुका है। बाकी शेष बचे 2 दिन है, वो 2 दिन में सब हो जाएगा। मुझे आज हमें आपके जगह बैठ के बचे हुए किसी विषय पे डिबेट की मुझे नहीं लगता है मुमकिन। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा हम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा और अभी तक ये तय क्यों नहीं हो पाया, सस्पेंस इस पर लगातार बना हुआ है, बैठकों का दौर जारी है, क्या महायुति में सब ठीक है? तो देखिए ये सवाल अभी भी बरकरार है। एक बार समीर बाकरे जी का रुख कर लेते हैं। समीर जी, देवेंद्र फडणवीस को भी हमने देखा था जब जिस दिन रिजल्ट आया था, लगातार अलग अलग मंचों से बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि सब कुछ जो है महायुति में ठीक है? क्या वाकई में ठीक है या फिर असल में कुछ गतिरोध है? और फ्रंट में आकर एकनाथ शिंदे भी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे। अमित शाह से तो मुलाकात भी हो चुकी है, बाकायदा दिल्ली आकर मुलाकात हुई थी, बावजूद इसके पेच फंसा हुआ है अभी भी। देखिए, मैं पहले तो जो मेरे कांग्रेस के मित्र है और एक जो वरिष्ठ पत्रकार आपके पैनल पे, उनको बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस के मेरे मित्र ने कहा कि ये अघोरी जनादेश है। मैं ये अघोरी जनादेश नहीं, जनता के प्यार और विश्वास का जनादेश है। अपार प्यार मिला है जनता का महाराष्ट्र में महायुति को। और दूसरा ये जो बोल रहे हैं कि 10 दिन हो गए, पीयूष जी जो बोल रहे हैं, अरे भाई साहब 2004 और 2009 में इनको 14 या 15 दिन लगे थे। और इतना बड़ा देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है महाराष्ट्र, हर प्रांत के बारे में सोचा जाएगा, हर समाज के हर घटक के बारे में सोचा जाएगा। तो ये इसमें कोई भी नहीं है। और आप जैसा बोल रहे हैं कि बार बार क्यों सफाई देनी पड़ रही है, आप लोग बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं इसलिए हम सफाई दे रहे हैं। हमारे बीच में से ना नहीं तो हम तो सवाल खड़े करेंगे ना सर, अभी तक सीएम क्यों नहीं बना है? 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए ना सर, सवाल तो पूछा जाएगा ना। नहीं तो एक 5 साल की सरकार का सही तरीके से संचालन हो, इतना बड़ा प्रदेश है, उसके सही तरीके से मंत्रिमंडल का गठन, इसमें चर्चा करने में 2-4-5 दिन से क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो हमारे 5 साल का एजेंडा है, 5 साल की सरकार हमको चलानी है, जनता का। यानी हम ये माने कि शपथ ग्रहण की जो तारीख तय हुई है वो भी आगे पीछे हो सकती है, अभी पोस्टपोन हो सकती है। शपथ ग्रहण की तारीख आगे पीछे नहीं होने वाली है। 5 तारीख को 5 बजे शपथ ग्रहण होने वाला है, 4 तारीख को हमारे विधायक दल का नेता चुने जाने वाला है। इस बीच में जो चर्चाएं हो रही है वो हमारे तीनों महायुति के घटक में एक समन्वय अच्छे से हो रहा है और कोई ऐसा वातावरण नहीं है मीडिया में अटकले या जो विरोधी दल है वो उसको ज्यादा हवा दे रहे हैं। ऐसा एक भी आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए शिंदे साहब के तरफ से, अजीत पवार साहब के तरफ से या हमारे तरफ से, जिसमें आप बोल सकते हैं कि महायुति में कोई कंफ्यूजन है या कुछ है। हर जगह इतना सही समन्वय चल रहा है। चुनाव के पहले सीटों का बंटवारा भी सही तरीके से हुआ था, चुनाव का प्रबंधन भी सही तरीके से हुआ और अभी हम
चुनाव जीतने के बाद जो गठन करेंगे मंत्रिमंडल का वो भी सही तरीके से होगा। आप विपक्ष में देखिए ना, ये सीट सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए ना, इनका चुनाव का कोई संचालन ठीक था। अब ये चुनाव के बाद आपस में लड़ रहे हैं। तो एक तरफ है महायुति जो एकदम स्टेबल और सही तरीके से आगे जा रही है, और दूसरी जगह विपक्ष का महाविकास आघाड़ी है ना, इनको समझ में नहीं आ रहा। आज भी है ईवीएम का रोना रो रहे, आज भी है जनता के जनादेश का अनादर कर रहे, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश है कि ईवीएम ये है। आप तो नागपुर के कैंडिडेट इनके आकाश जी के जो अध्यक्ष है उन्हीं पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमको कोई समर्थन नहीं मिला कैंपेन करने में। तो अपनी खामियां देखने से ये चीज अपनी खामियां नहीं देखना चाह रहे और ईवीएम और दूसरों चीजों पे ये कर रहे। तो महायुति में एकदम कोई ना तकरार का एक शब्द भी नहीं है और महायुति में एकदम जबरदस्त समन्वय चल रहा है। और आपको ये 5 तारीख को जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल के लोग शपथ लेंगे, आपको उसमें दिख जाएगा। ठीक है आकाश जी, देखिए अभी आपने सुना समीर जी को, और उनका भी साफ तौर पर कहना है कि महाविकास आघाड़ी में टूटे, शायद यही वजह है कि जनता ने उन्हें नहीं चुना। मोनिका जी, मेरे मित्र भाकरे साहब थोड़ा नाराज हो जाएंगे। दरअसल हकीकत ये है भाकरे जी, जो पार्टी में डिफरेंस बोलते भाजपा की, आज हकीकत में गुजरात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको गुजरात के 3 त्रिदेव चलाते हैं, आदरणीय मोदी जी, शाहजी और गौतम अडानी। ये महाराष्ट्र का अगर भविष्य गुजराती डिसाइड करने लगे तो महाराष्ट्र का क्या हल होने वाला है, ये महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह जानती है। और विपक्ष की आप जब बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सब बातों का एक पूरा आंदोलन खड़ा कर प्रक्रिया में है और कांग्रेस पार्टी जनता के हक के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए पूरी ताकत से खड़े रहने वाली। हमारा नेता आदरणीय नाना पटोले, उन्होंने जो तरीके से काम किया, आज 40 जगहों पे अलग अलग पार्टी, आपके खुद भाजपा के राम शिंदे ने रिकाउंटिंग की दरखास्त की है चुनाव के पास, 40 विधायकों अलग अलग पार्टियों से डिमांड की है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो खड़े होते हैं बातें जी, और ये सिस्टम को, जनता के प्रश्नों को जवाब तो देना पड़ेगा। अब क्यों इसको क्या कर रहे हैं, चुनाव आयोग उसको क्यों तरीके से सही तरीके से डील नहीं करता। आज जिस तरीके से महाराष्ट्र के 8% वोट अचानक बढ़ गए, 70 लाख, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और जनता को, विपक्ष हो, महाविकास आघाड़ी हो, अल्टीमेटली प्रतिनिधित्व किसका करती है, ये प्रतिनिधित्व जनता के, महाराष्ट्र के जनता के। ये सवाल महाराष्ट्र के जनता से उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन करना हमारा दायित्व है, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना विधि तय करके नेता तो चुन नहीं सकते। आज 28 तारीख आपको बताई, 2 तारीख आपको बताई, 5 तारीख आपको बताई, आज तारीख पे तारीख, अरे कोर्ट बन गई है भाजपा, महाराष्ट्र को कोर्ट बना दिया है। तो पहले तारीख पे तारीख चलता था कोर्ट में, उस तरीके की आज हालत चलती महाराष्ट्र की। हाँ जी मुकलेश जी, तारीख पे तारीख। तो वक्ता ने कहा आपके चैनल में कि नाना पटोले जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। नाना पटोले जी क्या जीता, क्या मार्जिन है 213 वोट से या कुछ जो भी है, इतने बड़े लीडर है। भाई ईवीएम पे आपने जो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरा टाइम बर्बाद मत करे, मेरे टाइम बर्बाद मत करे, मैंने आपके टाइम में नहीं बोला सर, मेरे टाइम बर्बाद मत करे। मैं मुझे मेरा टाइम है, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था सर। ठीक है, सीनियर है, बोलिए सर, स्वागत है। क्या है, देखिए मुंबई शहर में जहाँ कड़वा कड़वा वहाँ थू थू, मीठा मीठा घाप घाप। जहाँ कांग्रेस की सीट वर्षा गायकवाड़ की बहन जीत गई, या नाना पटोले जी महाराष्ट्र अध्यक्ष जीत गए, या नसीम खान हार गए, और हार गए, वो हार गए। अब क्या हो गया, इनके दिमाग में ये बात है, जहाँ अपन हार गए तो जहाँ जीत गए उसके बारे में नहीं बात करेंगे, वो हार गए उसके लिए ईवीएम की बात करेंगे। और बता रहे हैं इनको तो विपक्ष चुनने के लिए भी जनता ने नहीं छोड़ा है, इनको 56 कम से कम इनके पास विधायक होना चाहिए, उसके बाद ही महाराष्ट्र के विपक्ष के रोल में वो साबित हो कि हमारे जनता के लिए आवाज करेंगे और हम सरकार में रहके उनकी आवाज का जवाब देते रहेंगे। लेकिन ये सब चीजों के अंदर ध्यान नहीं देके इनके घर में अंधेरा है। अभी देखिए क्या है, ये मोर्चा आंदोलन का धमकी दे रहा है, कभी चुनाव आयोग के पास इन्होंने पिटीशन किया कि हमें बुलवाइए, ये ध्यान को भटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और दूसरा काम, हमारा काम जारी है, सरकार हमारी बनेगी 5 तारीख को 5 बजे। और मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बनेगा। मैं अजित पवार साहब के एक कार्यकर्ता होने के नाते
मैं हमेशा डिबेट में यही कहा हूं, और लगभग देवेंद्र जी फाइनल हो चुके हैं। यहाँ वहां की बातें करके कोई फायदा नहीं है। और लेकिन सर अभी आपकी बात में भी गुंजाइश थी ना, लगभग फाइनल हो चुके हैं। नहीं, लगभग, मैं हाँ। देवेंद्र जी का फाइनल हमारे ओर से हमने हाँ। समर्थक दिया है लिखित तौर से। एनसीपी ने, ये हाँ। भाजपा का समर्थक पे अजीत दादा पावर के गठ भाजपा के साथ गया था। आज भाजपा के साथ में हम है, चुन के भी आए हैं। शिंदे साहब की बारी रह गया। शिंदे साहब बीमार होने से ये सब बातें, डॉक्टर उनका मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और शिंदे साहब बीमार होने के कारण ये सारे चीजों में जो बोलने का मौका मिल रहा है कि देखिए सरकार भी बनेगा, मंत्री पद भी बढ़ेगा, विकास भी होगा, और सारे जो हमारे विरोधी जो चित हो गया है, चाहे शरद पवार साहब की पार्टी तुतारी हो, हमारी पार्टी असली पार्टी। अच्छा, देवेंद्र देवेंद्र फडणवीस को आप समर्थन देंगे, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस की जगह कोई और है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी ये ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं जनता से जुड़ा हुआ हूं जी। उनके नंबर नहीं है ना, उनके विधायक कम है, हमारे विधायक कम है ना मैडम, विधायक उनके पास उतना नहीं है ना। आज देवेंद्र जी नहीं बने तो भाजपा के कोई तो बनेगा ना, वो बड़े लोग तय कर रहे हैं, लेकिन हमने समर्थक दिया है। मेरा जो हमारी जो पार्टी है वो बीजेपी को समर्थक दिया लिखित तौर पे, और शिंदे साहब 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, अच्छा काम करे। लेकिन आज शिंदे साहब से जब केंद्र में बात हुई है अमित शाह और मोदी जी के बीच, जेपी नड्डा साहब के बीच, तो वो तय कर चुका है कहीं ना कहीं, सिक्का मुर्तब मार के भेजा है, देवेंद्र जी को सीएम बना रहा है। मैं आपके बड़े चैनल में बैठ के फकर के साथ कह रहा हूँ, देवेंद्र जी 5 तारीख को 5 बजे सीएम बनने जा रहे हैं। और आज अमित शाह और मोदी जी के पास हमारे अजीत दादा पवार, हमारे जो तटकरे साहब और प्रफुल्ल पटेल साहब गए, वो हम इसलिए गए कि उन्होंने बुलाया है खाते के बारे में, जैसे शिंदे साहब गृह मंत्री मांग रहा था, गृह खाता उनके पास चाहिए, तो ये थोड़ा बहुत आग लगी तो धुआं तो निकलेगा ही। और मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से है, हवा बेवजह मेरे खिलाफ है, वो सब राजनीति में होते रहता है हलचल, चर्चा का विषय, और चर्चा में राजनीति में रहना चाहिए। होगा वही जो बीजेपी चाहेगा, होगा वही जो अमित शाह और मोदी जी चाहेगा। मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ कि देवेंद्र जी को इतना मेहनत किया, उनको ही सीएम बनना चाहिए, उनका हक है। ठीक है, ये मेरी पार्टी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक बार गुलाब चंद जी से भी पूछ लेते हैं। गुलाब चंद जी, एकनाथ शिंदे की भी ख्वाहिश तो है वैसे सीएम बनने की? देखिए, मुनकर सिंह पटेल में महत्वपूर्ण नितांत आवश्यकता है। हमारे मित्र और प्रवक्ता है, ठीक है, मैं इतना जरूर कहूंगा, हम भी बड़े के साथ हाथ ठोक करके कह सकता हूँ 5 तारीख को मुख्यमंत्री का होगा, इसमें कोई महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। बिल्कुल। रही बात समर्थन की बात, महायुति हम लोग लड़े हैं और किया है, संख्या बल का कोई मतलब नहीं, संख्या बल का आधार ज्यादा मुनकर सिंह जी चाहिए। 21 जून 2022 संख्या बल भारतीय जनता 103 और था, अभी कुछ और टाइम है। मुख्यमंत्री आप हरियाणा को देख नायब सैनी बनाए जाते हैं, बिहार को देख लीजिए बनाए जाते हैं। जहां तक महायुति की और संघर्ष की बात होती है तो संख्या बल का कोई बड़ा नहीं रखता। जैसे परिवार में 3 लोग हैं, अगर हम कमा के मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, किसी ने ज्यादा दिया तो नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ठीक है मनिका जी, अजीत पवार साहब सीएम बनेंगे, मैं दावा ठोक रहा हूँ, मेरी इच्छा है, हम एनसीपी वाली इच्छा है, तो इच्छा तो पूरा नहीं होगा ना, आंकड़ा होना चाहिए। आंकड़ा तो है नहीं, तो जबरन हम बोले सीएम बनेगा, नहीं ऐसा होता है ना, परिवार उसको समझ के लेना पड़ेगा। ठीक है, सहज है ही नहीं। चलिए पीयूष जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। पीयूष जी, जिस तरह से गृह मंत्रालय मांगा है एकनाथ शिंदे ने, क्या ये वो पेच है जो फंसा हुआ है? क्या असल वजह हो सकती है? क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें अलग अलग मंचों पर कही जा रही हैं। और देखिए, एक बात तो पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अजीत पवार की एनसीपी जो है, उनके प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं, वो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। मुझे लगता है कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा है कि हमने तो समर्थन दिया हुआ है पूरा। वहीं पे जो है कि शिवसेना वाले ये नहीं कह रहे कि हमने भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, वो कह रहे हैं कि महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा, और पेच वही फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे जी अभी भी देखिए मुख्यमंत्री पद चाह रहे थे, शायद वो उनको ये कह दिया गया है कि नहीं, वो तो नहीं मिल सकता,
क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी हो उभर के आई है, तो अब मंत्रालय में पेच फंसा है और वो गृह मंत्रालय चाह रहे हैं, वो स्पीकर का पद चाह रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। और भी मलाईदार, देखिए मेन मामला फंसा है मलाईदार उसके चक्कर में। हर कोई मलाईदार विभाग लेने के चक्कर में है वहां पे। अभी जो है कि बीएमसी का भी चुनाव आने वाला है, बहुत पैसा मुंबई में है। सबसे बड़ा जो है कि अडानी जी को क्या क्या और तोहफे देने हैं, उसके बदले में क्या क्या उनका उपकार लेना है, और अगले कितने चुनाव उनके पैसे से लड़ने हैं। तो ये तमाम बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर असल पेज फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे अपने को चूंकि मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने डिलीवर किया, ये वो मानते हैं, और किया भी उन्होंने कम पीरियड में। जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया पूरा, जो योजनाएं थी, समय बढ़वाया गया चुनाव का, वहां पे हरियाणा दोनों साथ होने थे, 2 महीने आगे खिसका दिया गया ताकि लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा एक मुश्त भेज दिया जाए और वोट खरीद लिया जाए। ये करने में उन्होंने बिल्कुल डिलीवर किया। तो उन्होंने ये किया, तो ये मानते हैं कि पद उनको मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप अगले चुनाव जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो तमाम चीजें चाहते हैं आपकी झोली में आए, तो आप मुझे मुख्यमंत्री बनाएं। लेकिन कहीं लगता है कि ये अब वो भारतीय जनता पार्टी, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके पास नंबर ज्यादा है, संख्या बल ज्यादा है। अभी देखिए शिंदे साहब के जो प्रवक्ता है वो कहते कि नंबर से क्या होता है, नंबर से ही तो होता है लोकतंत्र में। देखिए आज महायुति के पास नंबर ज्यादा है, इसलिए सरकार बनने की कवायद में लगी हुई है। बिल्कुल। तो बीजेपी के पास नंबर बहुत है, वो चाहे तो और लोगों को तोड़ के बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि सब राजदार है एक दूसरे के, चुनाव कैसे लड़ा गया, कैसे जीता गया, इसलिए भी पेच फंसा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब देखिए मुख्यमंत्री के पद का कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये इनके समझ, घटक दल के समझ में भी आ गया है। अब ये है कि मलाईदार विभाग किसको चाहिए, पेच वहां फंसा है। और शिंदे साहब जो है बिल्कुल एडमेंट हो चुके हैं उसको लेके कि हमें तो ये विभाग चाहिए, हमें तो स्पीकर का पद चाहिए। तो यहाँ मामला, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अजीत साहब है, अजीत पवार जी है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। वैसे भी वो फडणवीस को काफी सपोर्ट कर रहे थे, उनकी और शिंदे साहब की बनती नहीं थी पिछले 2.5 साल में कहीं भी। तो उन्होंने एक चुपचाप जो है समर्थन दे दिया है कि साहब आप हमें ये वित्त विभाग, शायद उनको एश्योरेंस मिल गया है कि फाइनेंस आपको मिल जाएगा। तो ये तमाम चीजें बहुत इंटरेस्टिंग चल रही, बहुत ड्रामा चल रहा है मोनिका जी। और ये एक खेला दिखाई दे रहा है कि कैसे जब कॉर्पोरेट के पैसे से सरकारें बनाई जाती हैं, उसके यही होता है कि मलाई खाने की लड़ाई चलती है आपस में। समीर बाकरे जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कौन से विभाग पर गृह मंत्रालय दे देंगे क्या, जिस तरह से मांगा? देखिए पहले तो मैं पीयूष जी के जो विचार है उससे स्तब्ध हूँ कि शासन करने के लिए आप कोई भी खाते को मलाईदार, या जो जनता का जो मंत्रिमंडल का गठन जनता की हित के लिए हो रहा है, उसको आप मलाईदार और ऐसी बातें मलाईदार से मतलब उनका ये कि बड़ा विभाग है, सभी जानते हैं गृह मंत्रालय। देखिए मैं आज आपको बोलना चाहूंगा कि कोई भी विभाग बड़ा या छोटा नहीं होता मोनिका जी। आप देखिए जनता की सेवा करने के लिए हर मंत्रिमंडल इंपॉर्टेंट है। ग्राम सड़क से लेके तो सब जनता भी समझती है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, यही जो आपकी समझ थी सब लोगों की, अपोजिशन की, और इसी के कारण जनता ने सबको रिजेक्ट किया है और हमको पूरा मैंडेट दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करने वाले। आप देवेंद्र जी को देखिए या हमारे सभी नेताओं को देखिए, वो आज भी चुनाव जीतने के बाद भी वो 24 घंटे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के बाद रिलैक्स हो रहे। तो जनता की समस्याओं का हमको पूरा ज्ञान है और उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी भी है। तो ये ऐसा कोई भी नहीं है। हर जो मंत्रिमंडल का जो गठन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, वित्त मंत्री कौन होगा, ये हम सब घटक दल का आदर करते हुए सभी को सही तरीके से इसका विभाजन होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मलाईदार है, कोई ये ऐसा है। मैं तो ये शब्दों पे ही मेरा ऑब्जेक्शन है कि ये मलाईदार की बात कैसे। चलिए, सब शब्दों पर आपका ऑब्जेक्शन है, वो ठीक है। बताइए, गृह मंत्रालय अगर मांगा जाएगा तो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ देगी? देखिए ये तो कोई टीवी डिबेट पे मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। ये पूरी प्रक्रिया है जहाँ चर्चा हो रही है हर पूरे मंत्रिमंडल में। मत है ना सर, मत है ना आपके, ऐसा नहीं है आपने जो कह दिया गृह मंत्री अमित शाह मान लेंगे। नहीं, देखिए ऐसा कोई सरकार का जो गठन होता है कांग्रेस पार्टी में होता होगा कि कोई परिवार के नजदीक है तो उसको मुख्यमंत्री बना दे। यहाँ तो पूरा विचार है, पूरी प्रदेश की चिंता करते हुए हमको देखना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को भी गृह मंत्री ऐसा बोलेंगे कि आप बताइए, ऐसा नहीं होता है। ये पूरी प्रक्रिया है और ये आज से नहीं है, हमारी पार्टी सालों से यही प्रक्रिया फॉलो कर रही है और उस बहुत सही तरीके से संचालन हो रहा है ये प्रक्रिया का। ठीक है, इसीलिए 10 दिन बीत गए। ठीक है, आकाश यादव जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मोनिका जी, लोकतंत्र के अंदर जो विधायक चुन के आते हैं वो अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं और जो सबसे बड़ा पद होता है उसको राज्यपाल न्योता देता है, उसके अकॉर्डिंग सरकार बनती है, मुख्यमंत्री का चयन होता है, ये प्रक्रिया होती
लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र के 14 करोड़ रुपए का भविष्य कौन तय कर रहा है? तो गुजरात की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मोदी, शाह और अडानी की कर रही है। देखिए दुर्भाग्य है, ये गांधी परिवार की बात करते हैं, कांग्रेस में कभी भी कहीं पे भी इतनी सरकारें बनी, उसके विधायकों ने जो नेता चुना उसको ही वहां पे मुख्यमंत्री तो बनाया। 4 तारीख को विधायक दल का नेता चुना जाने वाला है। क्या विधायकों का ट्रांसपेरेंटली आप चुनाव कीजिए। देवेंद्र फडणवीस को सब विधायक मानते हैं, क्या बनाने तो वाले 4 तारीख को विधायक दल का नेता चुना जाने वाला है। मोदी की केंद्रीय नेतृत्व वो सक्रिय है। विधायकों ने क्या इनको अधिकार दिए है? केंद्रीय नेतृत्व जो है, ये इनका विधायकों की बैठक हुई। अभी तक भाजपा का दुर्भाग्य है कि जो चुनाव जनता ने जिसको जिताकर भेजा ये बोलते, उनके मीटिंग तक नहीं लिए लोग। तो किस तरीके का वक्तव्य चला रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं? 4 तारीख को विधायकों की मीटिंग केंद्रीय पर्यवेक्षक के साथ में होने वाली है, उसी में नेता चुना जाने वाला है। मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता है, मुझे नहीं समझ में आया किस दिशा में ले जा रहे हैं। अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, आप लोकतंत्र को बर्बाद करने का एक अखाड़ा बना दिया है महाराष्ट्र को भोगने की भाजपा ने और केंद्रीय नेतृत्व ने। स्पष्ट आरोप है। ठीक है, हाजी मुकलेश जी का रुख कर लेते हैं। हाजी मुकलेश जी, देखिए संजय राउत की तरफ से पहले भी हमने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि अब क्या दिल्ली में फैसले लिए जाएंगे महाराष्ट्र के, और अब जैसे अभी भी हमने इस मन से भी सुना कि गुजराती थोड़ी तय करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या होगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए संजय राउत को मीडिया वाले सुबह शाम जाकर उनके पास कुछ बचा नहीं है। संजय राउत के सामने माइक लगा देते हैं, बोलिए बोलिए, जो उनके मन में आता है। हाई बीपी ब्लड प्रेशर वाला आदमी है, सुबह उठता है उनका 12 बजे ब्लड प्रेशर उतरता है, 10 ही बजे माइक लग जाता है, जो चाहिए वही मन में आता है बोलता है। उनका एक भी बात आपको आपकी चैनल या और कोई चैनल ने बताया कि कुछ खरा हुआ? वो तो ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी लगा रहे थे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होगा। उसके बाद और बता रहा हूँ, संजय राउत के पार्टी के लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं मैडम मल्लिका जी। बहुत से शरद पवार के पार्टी के एनसीपी के जो बचे उसमें से अजीत दादा पवार के टच में है। संजय राउत के पास कुछ नहीं बचा है। संजय राउत पूरी पार्टी को खत्म कर देगा उद्धव साहब ठाकरे की, और बाद में उसके बाद वो भागेगा। मैं चैनल के साथ बोल सकता हूँ कि एक जिम्मेदार शख्स, इस तरह की एक जिम्मेदार पत्रकार, महाराष्ट्र के नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। तो कभी जो अपना नए आदेश के ऊपर भी, देश के सबसे बड़ा उनके ऊपर भी, चंद्रचूड़ साहब के ऊपर भी वो टिप्पणी कर दिया। कहाँ क्या कर रहे हैं? जनता आपको जमीन चटवा दिया, धूल चढ़ गए। उद्धव साहब ठाकरे कांग्रेस के साथ जाने के बाद वो चेहरा उनकी आगे नहीं आया, कांग्रेस और वो दोनों में तालमेल ठीक नहीं हुआ। उसके अंदर शरद पवार भी मिट गए, और सारे लोगों की देखो मार्जिन देखिए ना कितना। मैं तो भी सोचा नहीं था कभी इतनी सीट हमारे लोग को आएगा। ये सोचने की बात है। जनता के साथ हम खरा उतरने वाले, जनता के हित के लिए हम लोग काम करेंगे। अजीत दादा पवार सीएम बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा, जरूर बनेगा। मेरा ऐसा इच्छा है। कार्यकर्ता होने के नाते हमारे सभी राष्ट्रवादी के जमीनी स्तर से जो काम कर रहे हैं, हमारे बहने, हमारे भाई, हमारे यूथ, सारे लोग आते हैं कि मुंबई शहर नहीं, महाराष्ट्र का सीएम हमारे अजीत दादा पवार बने। लेकिन ये है कि हमारे पास जो है संख्या कम होने के नाते खामोश रहना ठीक है, कि एक खामोशी हजार बला को टालता है। देवेंद्र जी की बातों को आपने कहा मैडम, मैं आपसे सिर्फ कहूँ, देवेंद्र जी ने अपनी टीम 2.5 साल में जमाया, और बावन फुले साहब को महाराष्ट्र के उन्होंने अध्यक्ष बनवा दिए, एमएलसी बनवा के चुन के लाए। क्या क्या नहीं किए, सारे टीम तो उन्होंने बनवा दिया अपना। और शिंदे साहब को रख के उन्होंने अपना पूरी तरह से जाल बिछा के चुन के आ गया। अपनी उनकी पार्टी सेंटर से चलता है, सेंटर ने मदद किया, मोदी जी अमित शाह मदद करे, लोग काम करते गए, लोग उस पर भरोसा करें। और हमारी पार्टी, अजीत दादा साहब की पार्टी, शरद पवार से जब बाहर हम लोग आए हैं, हमें नकली असली बोलने वाले आज खुद ही कहां से कहां चला गया। काम होना चाहिए, विकास के तौर पे काम करना चाहिए, कार्यकर्ताओं से अच्छी बात करना चाहिए, खबर लेना चाहिए, ना कि कांग्रेस के जैसा इलेक्शन हो तो कार्यकर्ता की कदर, इलेक्शन नहीं तो कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं। मैं रहता हूं, मैं कांग्रेस में था, आपको बता रहा हूं। मैं कांग्रेस में एकनाथ गायकवाड़, वर्षा गायकवाड़ के पिताजी के साथ मैं उनके साथ अच्छा एक कार्यकर्ता का होने के नाते मैंने काम किया है। मुझे पता है जब इलेक्शन आता है तो कांग्रेस के लोगों को पूछा जाता है। कांग्रेस के लोगों को टिकट देने के बाद इन्होंने कभी बड़े लीडर ने खबर नहीं लिया कि हमारी सीट हार रहे या जीत रहा है। उद्धव साहब ठाकरे ने टिकट दिया लेट, नाना पटोले साहब ने उनको टिकट जल्दी लेने नहीं दिया, तालमेल, मसाला मलाई हर चीज में उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया।
तो अपनी ठेकरा हार का हमारे गले में क्यों टेल रहा है भाई? हमारे गले में मत डालिए। 5 तारीख को 5 बजे हम सरकार बना रहे और मुख्यमंत्री जादव जी, आ रही हूं मैं आपके पास। मुख्यमंत्री भाजपा से होगा और हमारे अजीत दादा पवार साहब 11 मंत्रियों के साथ डिप्टी सीएम बन के महाराष्ट्र के विकास करेगा। यही सपना है कि अजीत दादा पवार सीएम बने, लेकिन आप नहीं, बाद में बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। जनता उनको पसंद करने लगा है। कहीं ना कहीं अजीत दादा पवार मैं एक ये क्या उसको जो बोलते हैं किंग मेकर बन के महाराष्ट्र में चुन के उन जनता ने भेजा कम समय के अंदर। तो यही मेरा कहना है कि भाई अपने घर को देखिए, अपने घर के अंदर जो लोग हैं नाराज है उनको मनाइए। आगे चल के आपको काम करना है जनता के हित के लिए। मजबूती से सवाल उठाइए। महाराष्ट्र सरकार के सामने विपक्ष चुन के आप लोगों को दिया नहीं है, कम से कम आप लोग बातें कर रही है। आप देखिए आपके बूथ के अंदर कितना वोट मिला है। आपके वार्ड अध्यक्ष, तालुका, उसके बाद के आपके जिला अध्यक्ष सब नाराज है। तो ये अपने घर में आग लगाए, अपने घर को बचाइए आप लोग। ठीक है पीयूष पंत जी, क्या माने अभी गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है और इसीलिए वो कोशिश की जा रही है कि कम से कम बात बाहर ना जाए और सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हो जाए? हाँ मोनिका जी, बिल्कुल। देखिए गठबंधन धर्म तो मजबूरी में निभाया जा रहा है, क्योंकि नंबर्स का सवाल है। देखिए शेख साहब ने भी ये बात कही कि नंबर्स हमारे पास नहीं, तो अजीत दादा पवार को लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने। तो खेल नंबर्स का है। नंबर जिसके पास ज्यादा है, जिनके पास कम है, उनकी मजबूरी है कि वो साथ में रहे, सत्ता में रहे, सत्ता का उपभोग कर सके वो। तो इसलिए साथ एक साथ जुड़े हुए हैं, ये मजबूरी है उनकी। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा नंबर है, जितने की उम्मीद भी नहीं थी किसी, जितने उनके साथी लोग हैं, जो पार्टियां हैं, घटक दल, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इतना, खुद भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं थी। तो ये सब हुआ क्या, वो दूसरा मुद्दा है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे इलेक्शन कमीशन ने काम किया, कितने वोट ज्यादा पड़े, कितने वोटर ज्यादा पैदा हो गए अचानक से एकदम से, ये तमाम चीजें हैं। ये चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना तो हाँ ठीक नहीं रहेगा। हाँ ठीक है लेकिन जिनकी जांच होनी चाहिए वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये सच है कि जो है कि ये घटक दल है, उनको एक साथ रहने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि तभी वो सत्ता का जो है कि उपभोग कर सकते हैं। या जैसा कि तथाकथित रूप से जनता की सेवा की जो बात कर रहे हैं, तथाकथित मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल कोई नहीं करता। वरना मोदी जी जो है अजीत दादा के ऊपर आरोप नहीं लगाते करोड़ों का घोटाले का। ठीक है पीयूष जी, वो आरोप नहीं लगाते करोड़ों घोटाले का। सब घोटाले करते हैं, सब पैसा कमाते हैं। जनता की एक बात बेईमानी है, लेकिन सभी पे आरोप है। ठीक है, आप किसको आईना दिखाएंगे आप लोग? ठीक है, एक बार आकाश यादव जी का रुक कर लेते। मुकेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आकाश यादव जी का रुक कर लेते, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे। आकाश यादव जी। मोनिका जी, देखिए सवाल ये उठ रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर बात 2022 में जब शिवसेना तोड़ सरकार बनाई, तब 40 का आंकड़ा एकनाथ शिंदे के पास था, 105 का आंकड़ा बीजेपी के पास था, फिर भी एकनाथ को सीएम बनाया गया। मतलब आपका काम हो गया, आपने पार्टियां तोड़ दी, महाराष्ट्र का सत्ता परिवर्तन किया, आप यूजन थ्रो करके आपने आज को फेंक दिया। इसका मतलब एक था। दूसरी बात, हमारे मित्र शेख साहब का सामने माल कांग्रेस ने, अभी सबसे बड़ी फैक्ट्री गौतम अडानी, सबसे बड़ी मसाला का ये गौतम अडानी, उससे 20,000 करोड़ का फंड आपका। हम कांग्रेस पार्टी जनता से चंदा मांगने पड़ने वाली पार्टी, वो कहां से तेल मसाला देने वाली। और दूसरी बात आपके सामने तो आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य महाराष्ट्र के अंदर 14 करोड़ लोग, इनका भविष्य की चिंता भाजपा को थी और अपने किस खाते कौन सी बड़ाई काम देखी। आकाश जी, जीत हुई है महायुति गठबंधन की, जनता ने सराय भी, इस जनता के आदेश को तो नहीं नकार सकते। हाँ ये बात अलग है कि हम सवाल इस बात पर उठा रहे कि इतना वक्त क्यों लग रहा है लगाते हुए, ये आरोप कहना तो ठीक नहीं है। कहाँ चला गया, जनता ने कहाँ फेंक दिया इनको, अभी भी वही काम कर रहा है। जनता के विकास के बारे में बात करिए। भाई लोकसभा में आप 1.5 लाख के फर्क से अजित पवार लोकसभा हार गए थे बारामती। अरे वो सुनिए, ठीक है, चलिए अब इंतजार करना होगा शपथ ग्रहण समारोह का, क्योंकि शायद तभी पता चल पाएगा कि आखिर महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल लास्ट डिबेट शो में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।